सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 68,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में 17 अरब रुपए मालियत के 38 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। सोने की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1886 रुपए बढ़ गई। जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक मुसलसल दूसरे रोज भी सोने की कीमतों में इजाफा किया गया। 2 दिन में 1 तोला सोने में 4000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आज 1 तोला सोने में 2200 रुपए इजाफे से नई कीमत 2,41,100 रुपए होगी। 10 ग्राम सोने में 1886 रुपए इजाफे से नई कीमत 2,06,704 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जबकि आलमी मार्केट में सोना $2 इजाफे से $2311 फी औंस का हो गया और 1 तोला चांदी 40 रुपए इजाफे से 2650 रुपए की होगी। बिलाल कॉलोनी और शाहराह नूरजहां की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद का कत्ल। सूबाई वज़ीर दाखिला का नौजवान और मोहम्मद शख्स के कत्ल पर नोटिस। SHO बिलाल कॉलोनी और शाहराह जहां को फिलफोर मुलाजमतों से मुअत्तल करने के अहकामात जारी। मज़ीद क्या तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिला बस्ती के थाना जात बिलाल कॉलोनी और शाहराह नूरजहां की हुदूद में डकैती मज़ाहमत के अलग अलग वारदातों में नौजवान और बुजुर्ग शहरी का कत्ल जो हुआ है। वज़ीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लज्जा ने नोटिस देते हुए मासूम और बेगुनाह शहरियों के कत्ल से सख्त बरहमी का इज़हार किया है। SHO बिलाल कॉलोनी और शाहराह नूरजहां को जो है वो मुलाजमतों से मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि इंसानी जान का कोई निम्र बदल नहीं है, जबकि ऐसे वाक़यात पर SHO से कोई जो है वो रियायत नहीं की जाएगी। आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी को हमें जो है वो 100% यकीनी बनाना होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने दोनों SHOs के जराइम के खिलाफ गुज़िश्ता और हालिया कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो SSP सेंट्रल से तलब कर ली है। जी अनुषा जाफरी हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस में बहुत सी खामियां मौजूद हैं। DIG वेस्ट का एतराफ़। इरफान बलोच बोले, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में भी खामियां हैं। कोशिश है कि जराइम और इन खामियों पर कंट्रोल कर लिया जाए। मजीद इनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इतने भी अब गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि बीच में प्रैक्टिस नहीं थी कि इंट्रोगेशन उनकी की जाए। हम इंट्रोगेशन टीमें हमने बनाई हुई हैं। SIOs और DSP उसकी डेली इंट्रोगेशन कर रहे हैं। मेरे पास इंट्रोगेशन टीम वो आ रही हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से आ रहा है, किस जगह से इनको मिल रहा है। कि ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो कमज़ोरियाँ हैं इस पर तो हम किसी जगह किसी अलग मौके पर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी खामियाँ हैं और बदकिस्मती से प्रोसिक्यूशन में भी खामियाँ हैं, जिसकी वजह से ये लोग बार बार आ रहे हैं। बार बार हमारी जो रिसर्च 100% एक्चुअल है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है और सारे उनके पास पहले भी केसेस उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं यार, इसमें तो कोई शक नहीं है और बहुत ज़्यादा हमने कमज़ोरियाँ भी हैं। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाऊँ, हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी कर रहे हैं। सीनियर अफसरान हम लोग बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस लहर को हम नीचे लेके आए। ये जो बदकिस्मती से जो लहर चल पड़ी है और ये जो आपने सही निशानदेही की है, ये जो गोलियां मार रहे हैं नौजवान बच्चे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनको किसी तरीके से, मुझे पूरा यकीन है अपने ऊपर भी, अपनी फ़ोर्स के ऊपर भी और आप दोस्तों के ऊपर भी, कि हम इस जो नासूर है इसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। और मैं अपने अफसरान को भी कहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करें और आपके साथ जितना कोऑर्डिनेशन है उतना ज़्यादा। 15 कॉल्स के हिसाब से मोर देन 20 to 25% हमारा रेशो कम हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चाह रहे हैं वो ये है कि डकैती के दौरान, मज़ाहमत के दौरान कत्ल ना हो, तो उसके लिए आप दुआ करें। हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने क्राइम पर काबू न करने पर ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि थाने की मर्जी के बगैर क्राइम नहीं चल सकते। पुलिस नफरी और वज़रा और MPS की हिफाजत पर मामूर है। पुलिस की नफरी का एक बड़ा हिस्सा खुद पुलिस वालों की हिफाजत पे लगा हुआ है। इस पुलिस में सिवाय तबादलों के और थानों के बिकने के और होता क्या है? और फिर वज़ीर दाखिला ये बयान दे कि कराची के वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। इस पर इंतहाई अफसोस ही किया जा सकता है। शर्म का मुकाम है कि जिनकी जिम्मेदारी अमन कायम करना है वो जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं। जिसके घर से लाश निकलती है उसको पता है कि क्या तकलीफ होती है, जिसका बच्चा जाता है, जिसका बड़ा जाता है। हुकूमत अमलन नाकाम है और इस वक्त सूबा सिंध में तो बिल्कुल डाकू राज है, डाकू राज। कच्चे के डाकू पर वहां खड़े हुए हैं।
और पूरे पाकिस्तान में बदनामी हो रही है हमारी। कल मुझे दीर के इलाके से लोगों के फ़ोन आए कि लोग यहाँ पर आए, उनको अगवा कर लिया गया है और करोड़ों रुपए तावान मांगा जा रहा है। इसी तरह से रात को निकलना अंदरूनी सिंध में मुश्किल हो गया है। नेशनल हाईवे पे बंद करनी पड़ती है, कॉन्वॉय चल रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम सूबा सिंध चला रहे हैं। ये हमारा कसूर है कि डाकुओं पर हम पर मुसल्लत कर दिया जाए? ये हमारा कसूर है कि यहाँ पर ना रोजगार मिले हमें, ना सुकून मिले, ना इज्जत आबरू महफूज रहे, ना जान महफूज रहे? अवाम को अब निकलना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह अनकरीब एक लाएअमल का ऐलान करेंगे और ईद के बाद स्ट्रीट क्राइम पे अगर ये काबू हुकूमत ने नहीं पाया तो हम सीएम हाउस के ऊपर एक तवील धरना देंगे। अब इन लोगों को भी महफूज नहीं रखेंगे, नहीं होने देंगे। हम खुद तो महफूज रहते हैं बड़े बड़े जो है वो महल्लात में। आप बताइए, इस वक्त जो पुलिस की नफरी है, पुलिस की नफरी का एक बड़ा हिस्सा खुद पुलिस वालों की हिफाजत पे लगा हुआ है, अफसरों की, खुद वुज़रा की हिफाजत पर, एमएनए एमपीए की हिफाजत पे लगा हुआ है। आधी नफरी तकरीबन वीआईपी मूवमेंट में चलती है। किसी बड़े आदमी की शादी में तकरीब में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कितनी मोबाइलें वहां पर खड़ी होती हैं। आवाम का क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? फिर खुद पुलिस में जो सूरत हाल है इस वक्त, कितने लोग तो ऐसे पता चलते हैं कि खुद पुलिस के लोग होते हैं जब पकड़े जाते हैं तो। पूरा धंधा चल रहा है, पूरा बनशियात के अड्डे चल रहे हैं। थाने की मर्जी के बगैर नहीं क्राइम पनप सकते, और अगर थाने में कोई अच्छा एसएचओ भी हो मजबूर होता है, इसलिए कि पूरा नेटवर्क है करप्शन का और लूट मार का। सब जिम्मेदार हैं इसके। जो लोग इनको मुसल्लत करते हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जो सिस्टम को मुसल्लत करते हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तबाही और बर्बादी के। सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस ने अंदरूनी मुल्क मुफ्त बस सर्विस मुतारिफ करा दी। फ्री बसें मंगल और बुध को कराची से लाहौर रवाना कर दी जाएंगी। एसएमटी के मुताबिक फ्री बसें मुस्तहिक अफराद के लिए चलाई गई हैं। अखबार बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी नंबर 5 में मौजूद हूँ और जैसा कि हमने हाल ही में देखा, सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए जो है वो फ्री बस चलाने का जो है वो एक ऐलान किया गया था, जो कराची से हैदराबाद जो है वो बस जाएगी। मैं इस वक्त किसी स्पॉट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वो बसें हैं जो कराची से हैदराबाद जो है वो लोगों को लेकर रवाना हो रही हैं। तकरीबन जो है वो 62 सीटर है। 62 सीटर में हम ये देख रहे हैं कि मंगल और बुध को जो है वो 2-2 बसें चलाई गई हैं। बाकायदा ये जो बैनर लगा हुआ है इस पर जो है वो आप तस्वीर भी देख सकते हैं और जो है वो टाइमिंग भी यहाँ पर लिखी हुई है 2 रोज़ में। इस वक्त मैं कोरंगी में जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफिस के जो है वो इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है, क्या ये ईद के बाद भी बरकरार रहेगी? जी, ईद के बाद भी बरकरार रहेगी। कब तक? ये जब तक हमारे ऑनर्स का ऑर्डर है। गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए महंगाई की वजह से अच्छा, ये बताइएगा कि ऑनर्स में कौन कौन शामिल है? ऑनर हमारे मुदस्सिर अफजाल शेख हैं, हमारे वाहिद ऑनर हैं सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस के ऑनर। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से उनका टिकट का शेड्यूल है, किस तरीके से लाइनें लग रही हैं यहाँ पर? ये सवारी आकर बैठती है और हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरह से गाड़ी सेट हो जाती है, सीटर हो जाती है, जिस तरह से बंदे पूरे हो गए तो फिर हम उनको जाकर अंदर फ्री कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब ये हम देख रहे हैं कि बुध की ईद है तो मंगल को भी ट्रांसपोर्ट चलेगी और बुध के दिन चलाई जाएगी? ये बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ईद के दिन भी जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो लोगों को जो है वो सहूलत फराहम करेगी। और सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऑनर जो है वो मुदस्सिर अफजाल शेख की जानिब से जो ये इकदाम किए गए हैं, जिसमें तमाम तरह तैयारियां की गई हैं। बैनर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ से लोग जो है वो ईद मनाने अपने प्यारों में जो है वो मिलने जा रहे हैं और ये सहूलत कार जो है ये शहरियों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। आपको बताएं, जमीला पंपिंग स्टेशन की तबाहकारियों के शिकार रणछोड़ लेन की रिहायशी इमारत में मकीन मकसूर हो गई। इंतजामिया की गफलत के बायस इमारत के चारों इतराफ गटर का पानी भर गया। आगाह कर रहे हैं एहसन अब्बासी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रणछोड़ लाइन टाउन की एक ऐसी रिहायशी इमारत के बाहर जहाँ पर मकीन किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सीवरेज के बर्बाद निज़ाम ने चारों तरफ से उनको घेर रखा है। मेरे कैमरामैन वाहिद खान आपको दिखाएं अगर सूरत हाल इस अपार्टमेंट की, तो आइए आपको मैं दिखा सकूं कि ये सूरत हाल है इस रिहायशी प्लाजा की, कि शहरी जो है अपने घरों में बंद होकर रह चुके हैं। कोई गुजरगाह नहीं है जहाँ से वो गुजर सके। चारों तरफ सीवरेज का पानी जो है वो भर चुका है। जमीला पंपिंग स्टेशन की मचाई हुई तबाहियों का शिकार ये रिहायशी इमारत है, जिसको देखा जा सकता है कि सूरत हाल क्या है कि लोग अपनी छतों पर से गुजर के दूसरी छतों पे अपार्टमेंट की जा रहे हैं और फिर वहां से सीढ़ियों से उतर रहे हैं। कोई भी
हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, किसी हादसे से निपटने के लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं है हंगामी बुनियादों पर जो है वो आके गुजरा जा सके। ये मच्छरों की अफजाइश हो रही है, बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोग यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं। मेरा तो इस वक्त यहाँ पर जो है वो खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बदबू इतनी है कि बिल्कुल भी खड़ा होया नहीं जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के मकीन जो है वो मुकम्मल तौर पे देखा जा रहा है कि परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, कोस रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदगान को, जिनको इस उम्मीद के साथ वोट दिए गए थे कि वो इनकी परेशानियां दूर करेंगे, सेवरेज पानी के मसाइल दूर करेंगे और सड़कें तैयार करके उनको फराहम करेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी सहूलत जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से मकीनों को रणछोड़ लाइन टाउन के नहीं दी गई है। सूरत हाल ऐसी है, तमाम तरफ जो है इस इमारत के सेवरेज का पानी मौजूद है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से क्या हो रहा है, बोसीदा निज़ाम ने बर्बाद करके रख दिया है। टाउन चेयरमैन क्या कह रहे हैं, इंतजामिया की मुकम्मल तौर पर कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। जी, माड़ीपुर रोड पर बरसाती नाला कचरा कुंडी में बदल गया है। मुनशियात के आदल अफराद ने नालों की हिफाजती दीवार गायब कर दी, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए। तफसीलात बता रही हैं हमरा निसार। मैं माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूँ और माड़ीपुर रोड के बरसाती नाले सेवरेज के नालों में तब्दील हो गए हैं। अगर हमारे कैमरामैन मन्नान आपको दिखा सके कि यहाँ पे जो बरसाती नाले हैं इसमें किस कदर कचरा जमा है। ऐसा लग रहा है कि बरसों से कभी इसकी सफाई ही नहीं करवाई गई है। यहाँ से इसकी हिफाजती दीवारें भी टोटली गायब हैं। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हिफाजती दीवारों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने तराश के वो लोग ले गए हैं। बिल्कुल मेरे दाएं जानिब जो है ईदी ओल्ड एज होम है माड़ीपुर रोड का, लेकिन उसके बावजूद कोई भी किसी किस्म की जो हिफाजती चीज़ें नहीं रखी गई। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करनी है। जी, मुझे बताइएगा ये कब से मसला है, किस तरह ये खौफ की अलामत बना हुआ है? काफ़ी अरसे से ये जो है ना भरा रहता है, इसकी कोई सफाई नहीं होती। बारिशें होती हैं तो सारा पानी नाले को ढक देता है। काफ़ी लोग, मोटरसाइकिल, लेडीज़, बच्चे सारे काफ़ी गिरे हैं इनके अंदर। और ये वक्ती तौर पे हमारी जो है एम्बुलेंस है, फ़ौरन हम इनको हॉस्पिटल निकाल के भिजवाते हैं। इसकी कभी भी सफाई नहीं हुई। बस आते हैं, देखते हैं और इंटरव्यू करते हैं और चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। ईद हो, बकरा ईद हो, किसी किस्म के त्यौहार ज़रूर हो, लेकिन यहाँ पर सफाई का अमला नहीं नज़र आता है। लेकिन इंतज़ामिया ख्वाबे खरगोश में मगन है और इन्हें माड़ीपुर रोड एक अहम तरीन रोड है, लेकिन उसका ये मसला नज़र नहीं आता और ना ही इस पर काम होता है। जी, कोरंगी नंबर 5 मसाइलिस्तान बन गया। टूटी सड़कें, उबलते गटर और जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों के लिए अजियत का सबब बनने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कई माह से इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद का ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए दर्द सर बनता चला जा रहा है। इस वक्त मैं कोरंगी 5 आई एरिया से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी हालत है ज़ार इस कदर संगीन है कि मीठे पानी की लाइन जो वो लीकेज के बायस जो वो पानी बह रहा है, जबकि इलाके के अंदर बरसों से जो वो कचरा उठाने के लिए भी किसी किस्म की कोई सेवरेज की गाड़ी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी जो है वो यहाँ पर इलाके में नहीं दिखती, जबकि जिसके बायस इलाके के अंदर कचरा इस कदर जमा हो चुका है कि उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जबकि इलाके के अंदर सड़कों की हालत ज़ार भी खासा अबतर है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए कब से सड़कों की हालत अबतर है और इलाके में कब से जो वो इस तरीके से कचरे के अंबाल लगे? तकरीबन साल भर से पूरा रोड टूटा पड़ा है। इसके यही रोड नहीं, चारों तरफ सब टूटा पड़ा है और कचरे के अंबाल लगे हुए हैं। ना कचरा उठता है ना कुछ उठता है। ये ग्राउंड दिखाएंगे, उसमें पानी भरा पड़ा है, मच्छर इतने पैदा हुए हैं, करीब करीब के लोग सब बीमार होते हैं। कभी डेंगू फैल रहा है, कभी मलेरिया फैल रहा है, कभी कुछ फैल रहा है। ये रोड पिछले 3 महीने से खुदा पड़ा है। इधर क्लिनिक बना है, हॉस्पिटल बना है, ना यहाँ मरीज़ आ सकते हैं ना कुछ आ सकते हैं। बड़ा बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सेवरेज भरे पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस तरह की। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो यही सूरत हाल है कि वैसे ही सड़क की हालत अबतर है और साथ ही साथ ना ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम है, जबकि उबलते गटर और गंदगी के अंबार भी जो है वो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बने हुए हैं। आगे एक कोचिंग सेंटर है, पीछे जो है वो एक मेडिकल स्टोर भी है। ना यहाँ पे तलबा आ सकते हैं, ना ही यहाँ पे जो है वो मरीज़ आ सकते हैं। सड़क की हालत खाली खासा अबतर है, जिसके बायस जो है वो शहरी खासा परेशान है। जी, गारन की मरकजी शहरा कई रोज से सीवरेज के नाकिस निज़ाम से मुतासिर है। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमा गटर के पानी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। आगाह कर रहे हैं मीर केरियो। जी बिल्कुल, कराची के इलाके गार्डन में वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने गुजरने वाली मेन सड़क पर जो है अभी भी सीवरेज का पानी मौजूद है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी मुतासर हो रही। शाम के वक्त में जो है काफ़ी ट्रैफिक यहाँ जमा हो जाता है। ताहाल कोई मकामी इंतजामिया, बल्दियाती इदारे हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। बीच सड़क पर जो है गटर है वो भी खुला हुआ है, उसमें कभी कभार जो है हादसा भी हो जाता है, कोई गाड़ी भी इसमें फंस जाती है। और शाम के वक्त जो है शहरी काफ़ी
काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। जो शहरी घर जाते हैं, रोज़ा खोलने जाते हैं, अफ्तार करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं या दीगर जो घरेलू काम होते हैं वो करने जाते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें। ताहम यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, जो शहरी हैं, ये आसपास में जो रहने वाले शहरी हैं, उनका कहना है कि मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि अब इसको एक हफ़्ता गुजरने वाला है, अब इसकी मरम्मत की जाए, इसकी जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ से साफ़ किया जाए और जो गटर खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए। जी, सिंध सॉलिड वेस्ट ने जिला बस्ती में ईद कंटीजेंसी प्लान पर अमल शुरू कर दिया। प्लान के तहत 100 से ज़ायद ईदगाहों की सफाई की जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी और सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कंटीजेंसी प्लान पर ईद कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। गेंसू कंपनी यहाँ पे जो निजी कंपनी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत काम कर रही है, उसके GM हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद नूर, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या कंटीजेंसी प्लान है और किस तरह अमल दरामद हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कंटीजेंसी प्लान ये है कि हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो ईदगाह हैं वो 100+ हैं, जहाँ पे हमने अपनी ईदगाह के लिए सेपरेट गैंग बनाए हुए, लेबर इंक्रीज़ करके हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी हुई है 20 रोज़े से, जिसमें हम मोस्टली गार्बेज लिफ्टिंग कर रहे हैं, मैनुअल स्वीपिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद लास्ट में हम चूने का छिड़काव करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि माजी में भी जो शिकायत हैं वो जो ईदगाहों के मुंतज़मीन हैं उनकी जानिब से ये आती है कि सफाई सुथराई तो कर दी जाती है लेकिन कुछ जरासीम, कुछ स्प्रे जो है वो नहीं किया जाता। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती, टाउन की जिम्मेदारी बनती है। ये बताइए कि इसमें क्या कोऑर्डिनेशन आपने कंटीजेंसी प्लान में शामिल किया है? जी, उसमें यह है कि हम पूरा जो सैनिटेशन का काम होगा, सफाई का, वो हम करेंगे। बेसिकली हम सारे स्टेक होल्डर एक पेज पे हैं, तो हमने सब किसी ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड की हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी फ्यूमिगेशन वो भी इंश्योर हो जाएगी और हम यही चाह रहे हैं कि ईद उल फितर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और पूरे कराची में साफ़ सुथरा माहौल और नॉर्मल रूटीन की तरह हम उनको प्रोवाइड करें। सफाई तो रोज़ का अमल है, अभी आपने सफाई का आगाज़ कर दिया है, लेकिन ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे ईद पे अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो ये बताइए कि उसको सफाई को बरकरार रखने के हवाले से क्या हिकमत अमली? जी, हम अपनी टोटल हमारी जो डिप्लॉयमेंट यहाँ काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, वो ABC शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सुबह को 7 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक हमारी शिफ्ट्स काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और पूरे कराची को साफ़ सुथरा करें और साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करें। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि कंटीजेंसी प्लान जो बनाया गया है उसमें स्पेशल डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है और इसमें जो मुलाजमीन की तादाद है वो बढ़ा दी गई है, स्पेशल गैंग बना दिए गए हैं ताकि ईद उल फितर पर नमाज ईद की अदायगी का मामला हो या साफ़ सुथरे माहौल का आवाम को फराहम किया जा सके। जी, और आपको बताएं, कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 45वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में फातह ख्वानी और दुआया तकरीबात का इनेकाद। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। बर्रे सगीर के मारूफ सियासतदान जुल्फ़कार अली भुट्टो लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घर में 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाड़काना से हासिल की। बाद-ए-ज़ां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से भी तालीम हासिल की। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सियासत की इब्तदा लाड़काना म्यूनसिपल से की। जनरल अयूब की हुक्मरानी के दौरान 1963 में जुल्फ़कार अली भुट्टो वफाकी वज़ीर ख़जाना बने। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मसला कश्मीर पर हमेशा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। सदर जनरल अयूब से इख्तिलाफ़ात के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1967 में मुल्क के मारूफ सियासी रहनुमाओं को जमा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया। रोटी कपड़ा और मकान के नारे के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा बन गए। 1970 के आम इंतखाबात में उन्होंने मौजूदा पाकिस्तान में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। अलबत्ता मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की कामयाबी की वजह से इक़्तिदार की मुंतकली ना हुई। उस दौरान पाक भारत जंग छिड़ गई और बांग्लादेश बन गया। भारत से 90,000 कैदियों की रिहाई और भारतीय कब्जे से पाकिस्तानी इराज़ी वापस लेना उनके ज़बरदस्त कारनामे थे। उन्होंने ज़राई इस्लाहात की और सनतों को कौमी तहवील में लिया, स्टील मिल जैसे इदारे बनाए। जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने तहरीक चलाई। उन पर आम इंतखाबात में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाकर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी केस में 4 अप्रैल 1989 को कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। आजिज़ जमाली, कराची।
बीवी पर तेजाब फेंकने वाले शौहर को सजा मिल गई। मुतासरा खातून की मौजूदगी में जज इलियास मेमन ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम को 14 साल की कैद की सजा सुना दी। मुतासरा खातून ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 साल बाद इंसाफ मिला है। मजीद इनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें तेज़ाब गर्दी का वाक़या है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सट्टी ने 3 साल बाद मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अब मुलजिम को 14 साल उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जबकि मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये तहरीर किया है कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद 6 माह कैद काटनी होगी। जो तेज़ाब गर्दी से जो मुतासरा खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप फरमाइएगा कि जो मुलजिम था वो रिश्ते में आपको क्या लगता था और वाक़या कैसे और कब पेश आया था? कज़न था मेरा, पुप्पो का बेटा था। उसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका था, आज से 3 साल पहले फेंका था। किस बात पे जो फेंका था? नशा करता था, पैसे मांगता था, रोज़ कहता था 1000 दे, 500 दे। मैं कहाँ से ले आती, मैं घरों में काम करने वाली थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे 5 बच्चे थे, लोग मुझे सदका खैरात देते थे, मैं उनमें से अपने घर का किराया भरती थी और बच्चे पाल रही थी। तो मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया था। देखा आपने, इनका यही कहना था कि पैसे ना देने पर जो है वो तेज़ाब फेंक दिया था। अदालत ने आज जो है वो तमाम तर शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो अब फैसला सुना दिया है। जी।